लास्ट वीडियो में हमने जो हमारी 6 क्लास की जो उर्दू की किताब है अपनी ज़बान, उसका सेकंड चैप्टर रीड करा था, एक ख़त, और उसको समझा था। आज की इस वीडियो में हम उसके खुलासे की बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर का नाम है एक ख़त, इसमें ये बताया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि नैनी सेंट्रल जेल, वो कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, वहाँ से वो एक ख़त लिखते हैं अपनी बेटी को। किस दिन लिखते हैं? 26 अक्टूबर 1930 को, जिसमें वो ये कहते हैं कि भाई, हर साल की तरह तुम्हें इस साल भी जो है काफ़ी तोहफे वगैरह नई ख्वाहिशात मिली होंगी लोगों से, लेकिन मैं तो तुम्हें कोई गिफ्ट वगैरह नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कहाँ हूँ, जेल में हूँ। लेकिन खत के थ्रू, खत लिख करके मैं तुम्हें नई ख्वाहिशात की तो दे ही सकता हूँ, दुआएं तो दे ही सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जेल किसी बात को रोक नहीं सकती। नई ख्वाहिशात वगैरह जो मैं खत में लिख रहा हूँ, उस चीज़ को तो वो रोक नहीं सकती, लेकिन गिफ्ट जो भेजूंगा उसे ज़रूर रोक सकती हैं, क्योंकि वो मैं नहीं भेज सकता जेल से। और वो ये कहते हैं कि मुझे नफरत है किस चीज़ से? नसीहत करने से। क्यों नसीहत करने से मुझे नफरत है? क्योंकि एक अक्लमंद की कहानी इन्होंने अपनी लाइफ में पढ़ी थी, जो कि इन्हें याद आ जाती है, और इस वजह से उन्हें किसी को नसीहत करना अच्छा नहीं लगता। तो वो बताते हैं कि तकरीबन 1300 बरस पहले चीन से एक शख्स आया था जिसका नाम था हेउन सांग। और वो हिंदुस्तान क्यों आया था? हिंदुस्तान वो इसलिए आया था कि मुझे इल्म सीखना है। इल्म सीखने की तलाश में वो हिंदुस्तान आया था। और उसका जो ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजरा था? उसका ज़्यादातर वक्त नालंदा विद्यापीठ, एक यूनिवर्सिटी है जो पटना के करीब थी। तो उसने जब वो रास्ते में आया था तो उसको काफ़ी तरह तरह की परेशानियां, मुसीबतें उठानी पड़ी, तरह तरह के खतरों का सामना करना पड़ा, तब जाकर के वो हिंदुस्तान आया था। और जैसे जैसे वो इल्म सीखता चला गया, वो इतना मतलब काबिल बन गया, इतना क्वालिफाइड हो गया कि वो फाजिल कानून बन गया, कानून का जानने वाला बन गया, जिसे बुद्ध मत का खिताब दिया गया, फाजिल कानून का खिताब दिया गया। और आगे चल करके उसने अपना सफ़रनामा लिखा। सफ़रनामा क्या होता है? सफ़रनामा वो चीज़ होती है जब कोई अपना सफ़र करता है, उसके दौरान जो भी वो चीज़ें देखता है, महसूस करता है, जो भी उसके हालात एक तरीके से गुजरते हैं, उसको लिख लेता है, उसे हम सफ़रनामा बोलते हैं। तो उसकी जो एक किताब है, उसमें ये सारी चीज़ें उसने लिखी, अपने जो सफ़रनामा था एक तरीके से, जो भी उसने जो सफ़र किया था उसके हालात उस किताब में लिखे। तो वो उसने उसमें कहानी भी लिखी थी, जो कि एक शख्स का किस्सा था जो जनूबी हिंद से शहर करना सोना में आया था, जो सूबा बिहार भागलपुर के पास था कहीं। तो हेवुन सांग ये कहता है कि मैंने अपने सफ़रनामे में ये चीज़ लिखी है कि एक शख्स था जो अपने पेट के चारों तरफ तांबे की तख्तियां बांधे फिरता था, और सर पर मशाल जलाए रखता था, और बहुत शान से इधर उधर घूमता था। मतलब उसे एक तरीके से ये चीज़, कोई उसके अंदर कोई कमी नहीं लगती थी। वो कहता था ठीक है, मतलब उसमें भी, और बहुत शान से गुजरता था, शान से इधर उधर टहलता घूमता फिरता रहता था, और उसको इस चीज़ में कोई मतलब बुरा सा फील नहीं होता था उसे। लेकिन हर किसी को अजीब लगता था कि ये कैसे घूम रहा है, लेकिन उसे ये चीज़ फील ही नहीं होती थी। तो एक दिन जब उससे कोई पूछता, तो वो ये कहता कि भाई, मेरे अंदर तो इतना बेहिसाब इल्म भरा हुआ है, अगर इसमें और इल्म आएगा तो मेरा पेट क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इस वजह से मैंने तांबे की तख्तियों से इसे बांध रखा है। जबकि ऐसा होता नहीं है भाई। जो भी इंसान जो भी चीज़ सीखता है वो उसके एक तरीके से ब्रेन में जाती है, माइंड में स्टोर होती है, पेट में थोड़ी ना स्टोर होती है। लेकिन एक तरीके से वो इसकी बेवकूफ़ी थी। और सर पे मशाल, क्या कहता था वो, कि सर पर मैं मशाल इसलिए जलाए रखता हूँ कि तुम लोग सब क्या हो, अंधेरे में जी रहे हो, जहालत के अंधेरे में जी रहे हो, तुम सब एक तरीके से क्या हो, बेवकूफ हो। तो हेवन सांग जब इस शख्स को देखता है तो उसे काफी अजीब लगता है कि ये कैसा, मतलब क्या इसने अपना हुलिया बना करके ये घूम रहा है और किस तरीके की ये बातें कर रहा है। तो अपनी जिंदगी में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये किताब पढ़ी थी, तो ये कहानी भी पढ़ी थी, तो एक तरीके से उसी का जिक्र अपनी बेटी इंदिरा से खत में कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि भाई, मुझे तो इस चीज़ का कोई ख़तरा नहीं है कि मेरा जो है पेट फट जाए काफ़ी ज़्यादा इल्म की वजह से। मुझे पता है कि जहाँ भी मेरा इल्म एक तरीके से भाई ब्रेन में ही स्टोर होता है, माइंड में स्टोर होती है, जो भी चीज़ होती है, जो भी हम चीज़ें सीखते हैं, जानते हैं, देखते हैं, वो सब माइंड में स्टोर होता है।
तो कहते हैं कि जहाँ भी है मुझे इतना पता है कि वो वहाँ से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, उसमें इतनी गुंजाइश है कि उसमें और चीज़ें भी एक तरीके से और जो मैं अपनी ज़िंदगी में सीखना चाहता हूँ वो भी उसमें और स्टोर हो सकता है, आ सकता है। और वो कहते हैं कि मुझे नसीहत करना इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मेरी जो अकल है क्या है, महदूद है। महदूद का मतलब एक तरीके से लिमिटेड है। मैंने हर चीज़ सीख नहीं रखी कि जिसकी वजह से मैं हर किसी को नसीहत देता फिरूँ, क्योंकि मुझ में भी कमियाँ हैं। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को नसीहत करूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं एनालाइज़ करता हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या चीज़ सही, क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। एक तरीके से मेरे माइंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं, एक-दूसरे से टकरार होती रहती है, जिसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिल जाता है और मैं उसको करता हूँ, तो मेरे काम एक तरीके से निकल जाते हैं। तो कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिल जाता है, कुछ ना कुछ मैं कर लेता हूँ। इसलिए यहाँ पे ये कहते हैं कि मुझे क्या है, नसीहत करना पसंद नहीं, क्योंकि मुझ में भी कमियाँ हैं। फिर बाद में कहते हैं इस चैप्टर के अंदर एक तरीके से जो हमने पढ़ा है कि ये जो खत मैं लिख रहा हूँ इसमें एक तरीके से मैं एक तरफा बात लिख रहा हूँ। वन यूनिडायरेक्शनल है ये चीज़। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक तरफा, क्योंकि भाई जो भी खत लिखता है एक तरीके से वो अपनी बातें लिखता है जो उसके माइंड में आती हैं, वो दूसरों की बातें नहीं लिखता, क्योंकि दूसरा तो भाई अपने हिसाब से लिखेगा। तो एक जो खत है वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, एक तरफा है, कि एक तरीके से वो इसके अंदर अपनी बातें लिख रहे हैं। और कहते हैं कि इस चीज़ को, इस खत को एक तरीके से हम, आप ऐसा समझो, एक तरीके से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपस में आमने सामने बैठ करके एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और मैं कुछ अगर तुमको समझाने की कोशिश करूं तो उसको तुम नसीहत मत समझना, बल्कि उसको एक तरीके से मशवरा समझना, कि हम एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके बातें करते हुए मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। अब वो फिर बाद में कहते हैं कि मैंने तुम्हें काफ़ी लंबा एक खत लिख डाला है, इसमें वैसे कुछ लिमिटेड बातें ही लिखी जा सकती हैं, क्योंकि ये खत है, आमने सामने बैठकर तो हम दसियों तरह की बातें कर सकते हैं। और बाद में वो ये कहते हैं कि तुम बहुत खुश नसीब हो। क्यों खुश नसीब हो? क्योंकि तुम अपने मुल्क की जो आज़ादी है उसको देख रही हो। अपने मुल्क की आज़ादी को जो जिद्दोजहद है, जो लोग जिस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, वो तुम उस चीज़ को देख पा रही हो, और मैं नहीं देख पा रहा क्योंकि मैं जेल में हूँ। ठीक है ना? और इस लिहाज से भी तुम बहुत खुशकिस्मत हो। क्यों? कि तुम्हारी जो माँ है वो क्या है, बहुत ही एक बहादुर औरत थी, क्योंकि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तरह की परेशानी और मुसीबतें झेली थी। और अगर तुम्हें किसी बात से परेशानी हो या किसी चीज़ का शुबा हो या किसी तरह की मुसीबत आ जाए, तो तुम अपनी माँ को याद कर लेना, वो एक तुम्हारी एक अच्छी साथी हैं। क्यों अच्छी साथी हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक तरीके से बहुत सारी परेशानियाँ देखी हैं, मुसीबतें झेली हैं। अगर तुम उनकी कुर्बानियों को याद करोगी और उनकी परेशानियों को तुम याद करोगी कि किस तरीके से उन्होंने उन सब परेशानियों को झेला था और उनसे किस तरीके से उनका सामना किया था, तो तुम्हें भी हिम्मत मिल जाएगी। तुम्हें एहसास होगा कि मेरी परेशानी तो बहुत छोटी परेशानी है। तो इस तरीके से फिर लास्ट में अपनी बेटी को खुदा हाफिज करके और उनको उसको दुआएं, अपनी बेटी को दुआएं दे करके खत का एंड कर देते हैं। तो ये जो हमने एक चैप्टर, एक खत जो पढ़ा था, इसका ये खुलासा है। उम्मीद है आपको ये खुलासा समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।